देखो, बायोमोलिक्यूल में जो अगला टॉपिक है वो है प्रोटीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रोटीन बोलते किसको है। जैसे हम लोग एक पक्का हाउस के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि पक्का हाउस का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, यानी क्या चीज एकदम एसेंशियल है पक्का हाउस को बनने के लिए, तो ब्रिक है ना। ब्रिक से बनता है पक्का हाउस। वैसे ही एनिमल्स बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो मेन ढांचा है, वो प्रोटीन का बना होता है। अब ये तो हुआ बायोलॉजिकल डेफिनेशन कि प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनिमल बॉडी। लेकिन हम लोग यहाँ जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोकेमिस्ट्री मतलब लिविंग सिस्टम में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी तो लेंगे ही, लेकिन साथ में सारे चीज का केमिकल एस्पेक्ट भी हमको देखना है। तो सवाल है कि बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन किसको कहते हैं। सो प्रोटीन इज एक्चुअली पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अब यहाँ पर दो वर्ड है, एक पॉलीमर जो पहले कार्बोहाइड्रेट में भी बताया है कि पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट, रिपीटिंग यूनिट। वैसा स्पेसीज जिसमें बहुत सारा रिपीटिंग यूनिट है, हम लोग वैसे स्पेसीज को कहते हैं पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर एक बीट का माला है आपके पास, मोती का माला अगर कभी देखे होगे तो उसमें बहुत सारा सिमिलर बीट जो है यानी मोती जो है वो रिपीट करता है। इस तरफ भी मान लो एक लंबा चेन है मोती के माला का। तो ये जो इंडिविजुअल है जिसको हम लोग एक सिंगल बीट कह रहे हैं, एक मोती कह रहे हैं, प्रोटीन के केस में ये बीट यानी ये रिपीटिंग यूनिट जो है जिसको बार बार रिपीट करके पूरा माला बन जाता मोती को रिपीट करने से, वैसे ही प्रोटीन बन जाएगा अगर एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट अल्फा एमिनो एसिड हो तो। यानी अगर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड का एक चेन है, एक माला है। ठीक है। और जैसे हम लोग एक माला को अगर हम लोग उसके थ्रेड वहां पर लिंकेज का काम कर रहा है, बॉन्डिंग का काम कर रहा है, जो कि सारे बीट को एक साथ कनेक्ट करके रख रहा है। तो यहाँ पर भी अल्फा एमिनो एसिड के बीच में ये जो दिख रहा है, ये बीच में ये दो अल्फा एमिनो एसिड हो गया, इसके बीच का ये वाला पार्ट जो है ये है बॉन्ड। अब इस बॉन्ड या इस लिंकेज का नाम क्या देते हैं, जैसे कि माला में ये थ्रेड होता तो वैसे ये लिंकेज का नाम क्या देते हैं वो आगे बात करेंगे। ये हो गया दूसरा अल्फा एमिनो एसिड, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, और ऐसे बहुत सारा वेरी लार्ज नंबर। एक्चुअली पॉलीवर्ड ही तब आता है ना जब रिपीटिंग यूनिट मोर देन 50 हो, अदरवाइज पॉलीवर्ड यूज ही नहीं करते। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स आर देयर। और जैसे एक माला को तोड़ने से मोती अलग हो जाता है, वैसे ही अगर कभी ये पूछे कि प्रोटीन का अगर कभी हम हाइड्रोलिसिस करवा दे, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ उसको डाल के बॉईल कर दे, तो बॉन्ड ये सब टूट जाएगा, कैसे सब बात करेंगे आगे। लेकिन अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवा दे तो जो मिलेगा आपको वो होगा अल्फा अमीनो एसिड। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्रोटीन इज, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन का जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है वो अल्फा अमीनो एसिड होगा। अल्फा अमीनो एसिड पॉलीमराइज होकर के क्या बनाता है, प्रोटीन, यानी ये है पॉलीमर, और इसका मोनोमर कौन है, रिपीटिंग यूनिट कौन है, अल्फा अमीनो एसिड। अब जो दूसरा टर्म था यहाँ पर वो था कि अल्फा अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, और क्या प्रोटीन के बनने में जो रिपीटिंग यूनिट है वो अल्फा की जगह बीटा गामा हो सकता था क्या, बीटा गामा अमीनो एसिड ये सब कुछ हो सकता था क्या। तो जवाब है नहीं। अमीनो एसिड तो बीटा अमीनो एसिड भी हो सकता है, गामा अमीनो एसिड भी हो सकता है, लेकिन प्रोटीन अगर बनना है तो उसके लिए अल्फा अमीनो एसिड ही चाहिए। अब अल्फा अमीनो एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, तो अल्फा एमिनो एसिड जैसे कि नाम से समझ में आ रहा कि हम कह रहे एसिड, एसिड यानी कि वहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है। हम लोग फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है उसी कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है। ये कॉमन सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम, आईयूपीएसी नेमिंग में तो नंबरिंग करते हैं, ये कॉमन ट्राइबल फॉर्म में इसको कह रहे हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा एसिड के अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप, अमीनो मतलब NH2 ग्रुप लगा होगा। ठीक है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, बचा और 2 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। तो सवाल है ये क्या होगा।
अल्फा अमीनो एसिड में इसमें से एक पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है, वो H ही होगा, और दूसरा जो है इसको अभी फिलहाल के लिए R लिख दे रहे हैं, और इस R को हम लोग बोलते हैं साइड चेन। ये R कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहने का मतलब ये R हो सकता है H हो, ये R हो सकता है मिथाइल ग्रुप हो, ये R हो सकता है इथाइल प्रोपाइल, या उसके साथ एसिडिक ग्रुप लगा हो, या उसके साथ अमीनो ग्रुप लगा हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब अगर इस चीज को बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे तो एक चीज जो समझ में आता है अमीनो एसिड के लिए, जहां से जो बात समझ में नहीं आए उसको फिर से जो है रिप्ले करके एक बार सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत ध्यान से जब हम लोग चीजों को सुनते हैं, बीच में गैप थोड़ा होना चाहिए, तभी आप उस चीज को सीख पाएंगे। लर्निंग गैप होना मस्ट है। तो अगर लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया, तो एक बार सारे चीज को फिर से आप रिप्ले करके सुन लेंगे। हम एक बार इसको रिपीट करेंगे, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम एकदम बिगनिंग से फिर से एक बार जो है सारा कुछ एक छोटा रिकैप देंगे। ये जो साइड चेन है, ये साइड चेन अगर H होता, H के जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर H होता, एक वो स्ट्रक्चर बना करके पहले दिखाते हैं। अगर यहाँ पर H होता तो ये सबसे सिंपल अल्फा अमीनो एसिड होता। ये वाला तो H है ही, यहाँ पर भी R के जगह पर अगर H होता तो ये सबसे सिंपलेस्ट जो अल्फा अमीनो एसिड है, स्मॉलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड, वो यही होता, और तब इसका नाम होता ग्लाइसीन। ठीक है। अब अगर कोई इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो एक बात ये समझ में आएगा कि ये जो कार्बन है, अगर ये साइड चेन पर H लगा हो जैसा कि इसमें है, तब तो ये कायरल नहीं होगा। कायरल मतलब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकल एक्टिविटी में पढ़े हो, किसी तरफ रोटेट नहीं करेगा, और हम लोग कहेंगे कि ये सिर्फ एक ऐसा अमीनो एसिड होगा ग्लाइसीन। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट कि नेम अल्फा अमीनो एसिड विच इज नॉट कायरल, विच इज अकायरल। तो दिस इज द ओनली अल्फा अमीनो एसिड विच इज नॉट कायरल, विच इज अकायरल। अकायरल मतलब हम लोग कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉट एसिमेट्रिकल, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर हम इसको छोड़ करके कोई और ग्रुप यहाँ पर डालते, कोई भी ग्रुप H को छोड़ करके, अदर देन H यानी ग्लाइसीन को छोड़ करके कोई और भी अमीनो एसिड होगा, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसका चारों ग्रुप इस कार्बन का डिफरेंट है, यानी ये कार्बन कायरल कार्बन होता, क्योंकि ये एक अलग ग्रुप है, ये H अलग होता, ये भी अलग होता, और ये भी अलग होता। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स आर कायरल, एक्सेप्शन इज दिस ग्लाइसीन। ठीक है, ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। इसको आगे लिख भी देंगे कि ऑल अमीनो एसिड्स आर, अल्फा अमीनो एसिड्स आर what, chiral, means they are chiral means what, they are optically active, and the only exception is glycine। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा बात। यहाँ लिख दे रहे एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक है। अब सवाल है, जब कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका डिफरेंट कंफर्मेशन भी होगा, तो यहाँ पर कौन सा कंफर्मेशन हमको कंसीडर करना है? तो जो कंफर्मेशन हमको कंसीडर करना है वो कंफर्मेशन है, जैसे कि हम लोग कहते थे ना कि ग्लूकोज जो है वो डी फॉर्म होता है, कैपिटल डी फॉर्म होता है, तो वैसे ही जब हम लोग अमीनो एसिड के लिए बात करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के लिए जब हम लोग बात करते हैं, तो ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर एल फॉर्म। एल फॉर्म कहने का मतलब क्या है, ये वर्टिकल प्लेन पे हम लोग कार्बन चेन रखते थे, है ना, फिशर प्रोजेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर आर है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बचता है दो ग्रुप यहाँ से, ये हो गया, ये हो गया, तो बचता है एक H और एक NH2। तो ऑप्टिकली अगर हम लोग बात करें इसके एक्टिविटी के लिए, तो मैंने क्या कहा कि नेचुरल अकरिंग जो भी प्रोटीन है उसका अल्फा अमीनो एसिड जो है वो एल फॉर्म होता है। एल फॉर्म कहने का मतलब ये कि जो हैवियर ग्रुप है वो किधर लगा हुआ है, वो लगा हुआ है लेफ्ट साइड में। इसी प्लेन को देखते थे ना हम लोग, डी और एल के लिए,
तो इसीलिए अल्फा एमिनो एसिड जो नेचुरल अकरिंग प्रोटीन का होता है दैट इज विच फॉर्म? एल फॉर्म। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर R के जगह पर CH3 होता ना तो वो एमिनो एसिड का नाम होता है एलानीन। ये दो ग्लाइसिन और एलानीन, बायोलॉजी वाले को थोड़ा और भी स्ट्रक्चर याद रखना होता है, लेकिन केमिस्ट्री पेपर के लिए ये दो का आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, एक ग्लाइसिन का और एलानीन का, तो आपका काम हो जाएगा। और नाम तो बाकियों का भी याद रखना होगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक सबको बात समझ में आया होगा। एक बार हम यहाँ तक वापस शुरू से रिकैप देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड या प्रोटीन को लेकर के और क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जैसे एक घर के लिए या एक ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी के लिए पढ़े हो कि उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है यानी रिपीटिंग यूनिट जो होता है वो होता है सेल। तो आपको ये समझना है कि अगर किसी भी एनिमल बॉडी का जो मेन पार्ट है, जो बायोमोलिक्यूल जो सबसे ज्यादा होता है उसमें, तो जो उसके स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है वो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या होता है? कौन सा बायोमोलिक्यूल? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का अपना अलग इंपॉर्टेंस था, बताया था कि वो एनर्जी सप्लाई करता है। ये जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहेंगे कि प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर है। ठीक है, ये अगर एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है तो वहां जो रिपीटिंग यूनिट है दैट इज अल्फा एमिनो एसिड। और इसीलिए जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलेगा? अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड नाम क्यों है? तो वो ये चीज बताया क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? एमिनो ग्रुप। और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड ही प्रोटीन बना सकता है, बीटा गामा वाला जो एमिनो पोजीशन होगा वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, देन आई सेड कि यहाँ साइड चेन में अगर H होगा तो इस एमिनो एसिड का नाम होगा ग्लाइसिन, एंड ग्लाइसिन इज द ओनली एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली कैसा? इनएक्टिव। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन अगर ग्लाइसिन को छोड़ करके और किसी भी दूसरे अमीनो एसिड के लिए बात करें तो ये कायरल कार्बन कंटेन करता है, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसके लिए अपना एक्टिविटी शो करेगा, उसको रोटेट करेगा। और कैसा एक्टिविटी वो शो करता है, मतलब उसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? तो क्या कहा था मैंने कि नेचुरली अकरिंग जो प्रोटीन होता है वो मोस्टली कौन सा फॉर्म का एमिनो एसिड कंटेन करता है? एल फॉर्म वाला एमिनो एसिड। फर्दर क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का, अल्फा अमीनो एसिड का इस बेसिस पर है कि बॉडी में उसका रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होता है। टोटल, बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि इसको ध्यान रखना है कि टोटल जो अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है वो टोटल 20 है। अब इस 20 अमीनो एसिड में कुछ अमीनो एसिड ऐसा है जो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है, जिसको बाहर से खाना में डाइट में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बॉडी खुद ही बना लेता है। आप उस अमीनो एसिड से रिच यानी उस प्रोटीन से रिच फूड खाएं या ना खाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉडी उसको ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज करेगा। और रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसको बॉडी कभी भी सिंथेसाइज नहीं करेगा, यानी अगर आप उसको डाइट के थ्रू नहीं लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको उस प्रोटीन से डेफिशिएंसी, जो भी डिजीज होगा वो डिजीज बॉडी में होगा। तो वैसा अमीनो एसिड जिसको कि हम लोगों को डाइट के थ्रू लेना मस्ट है, वैसे अमीनो एसिड को कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, वो आपको डाइट में लेना ही लेना है। एक और नाम है उसके लिए इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता और उसको हमको लेना होता है थ्रू डाइट, खाने में उसको लेना होता है। इस पे कुछ बात और करेंगे, पहले दूसरे टाइप को बात कर लें। 20 में से 10 अमीनो एसिड जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब सवाल है कि फिर वही कि अगर हमको क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल और विच इज नॉन एसेंशियल अमंग फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड, तो कैसे उसको याद रखेंगे? तो एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर ध्यान रखेंगे तो ये भी इजीली याद हो सकता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आरजे। आरजे वही आरजे जो आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आरजे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आरजी। ठीक है, आरजी लाइसा, आरजी लाइसा is
his trip met जैसे क्लासमेट होता है वैसे trip met through p वैल्यू ऐसे हम लोग लिखते हैं VALUE। यहाँ पे थोड़ा सा उसको जो है एलोबरेट करना है, वैल लिख करके थोड़ा सा ल्यू इसको बढ़ाना है, ठीक है। ये हो गया आर्जेनिन। लाइसा का ये क्या हो गया, लाइसीन। ये क्या हो गया, आइसोल्यूसिन। ये अगर शुरू का सिंबल याद रहेगा कि कैसे उसको बोलते थे, नाम अगर याद रहेगा तो फुल नेम भी सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ये हिज हो गया हिस्टाडीन। ये क्या हो गया, ट्रिप्टोफान। बस केवल ये जो फॉर्म जो मैंने कहा है इसको थोड़ा अच्छे से इसलिए याद रखना है कि यहाँ पे एक और TR आया है ना, थ्रू वाला, तो ये थ्रू वाला थ्रियोनिन है और ये क्या था, ट्रिप्टोफान था। थ्रियोनिन, दिस met is methionine, P is phenylalanine, this val is valine and this liu is leucine। इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है, बशर्ते इसको 2-3 बार बोला जाए, अदरवाइज सारा इतना सारा ट्रिक है एक साथ तो हो ही सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए या कुछ छूट जाए, कुछ याद ना आए। तो इसको जो है बार बार इसको लर्न करेंगे। क्या कहा था, आरजे लाइसा इज हिज ट्रिप मेट थ्रू पी वैल्यू। आरजे लाइसा इज हिज ट्रिप मेट थ्रू पी वैल्यू। इसको 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। दीज आर which kind of alpha amino acids, these are essential। अब इस 10 को छोड़ करके बाकी जो रिमेनिंग 10 है तो समझ में आ जाएगा कि वो जो है 10 है, ये 3 6 9 एंड 1 10 ल्यूसीन। इसको छोड़ करके बाकी जो भी अमीनो एसिड बचा उसको हम लोग कैसा अमीनो एसिड कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने जैसे कहा कि एसेंशियल को डाइट के थ्रू लेना मस्ट है, नॉन एसेंशियल को डाइट के थ्रू लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है। एक और नाम मैंने यहाँ पे कहा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का, एक नाम होता है डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, ठीक है। देखो जब पढ़ोगे इन चीजों को तो एक दो चीज को थोड़ा सा, हालांकि अभी तो समय नहीं है, अब एग्जाम आ गया बहुत नजदीक, लेकिन फिर भी थोड़ा रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। बॉडी में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना होता है, बहुत सारा पिगमेंट भी प्रोटीन का बना होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आई के लिए मेलानिन है, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि कैराटीन एक प्रोटीन है। बहुत सारे चीजों के लिए जब आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारा प्रोटीन और अमीनो एसिड ऐसा है जो खाना खाने पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन बहुत सारा अमीनो एसिड ऐसा है जिसको बॉडी अगर हम लोग प्रोटीन के फॉर्म में अगर उसको लेते नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं उसका डेफिशिएंसी समझ में आता है। जैसे बहुत बार एक चीज देखते होगे कि लोग कहते हैं कि जो ग्रोइंग एज है, छोटे बच्चों का जब ग्रोइंग एज होता है तो उनको एग खाना चाहिए, ठीक है, एग खाना चाहिए, मीट और जो एनिमल प्रोटीन हम लोग जिसको कहते हैं वो खाना चाहिए। तो सवाल है वो क्यों कहते हैं, इसलिए ताकि उनका मस्कुलर ग्रोथ अच्छा हो और बाकी जो भी प्रोटीन है बॉडी को वो मिले, कोई अमीनो एसिड ऐसा ना रहे प्रोटीन फॉर्मेशन में जो कम पड़ जाए। तो कुछ प्रोटीन का सोर्स ऐसा है जिसको लेने से जितना भी एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये 10 ये 10 जो लिखवाया, ये 10 अमीनो एसिड उसमें मिल जाएगा। हम लोग वैसे प्रोटीन को कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन, एंड जनरली एनिमल्स प्रोटीन आर कंप्लीट प्रोटीन। इस बात को आप केवल एक बार अच्छे से सुन लेंगे कि मैं कहीं लिख नहीं रही हूँ, आप इसको केवल ध्यान से सुनेंगे कि लोग क्यों कहते हैं कि ग्रोइंग एज में बच्चों को एग देना चाहिए या फिर ग्रोइंग एज में बच्चे को मीट और फिश ये सब देना चाहिए। तो वो उसके पीछे का मेन रीजन यही है कि उसको हम लोग कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन्स आर एक्चुअली सोर्स ऑफ
एसेंशियल अमीनो एसिड, उसमें सारा एसेंशियल अमीनो एसिड होता है और इसीलिए हम लोग एनिमल प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं। प्लांट प्रोटीन जैसे सीरियल्स हो गया या ग्रेन्स हो गया और जो भी मेज हो गया या वीट हो गया या फिर पल्सेस भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाता है क्योंकि कोई ना कोई अमीनो एसिड आउट ऑफ दीज 10 जो एसेंशियल अमीनो एसिड है इसमें से कोई ना कोई वहां पर लैकिंग रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि कहाँ पर क्या नहीं होता है, तो जैसे राइस, चावल, चावल को खाने से एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिलेगा उसमें, लेकिन थ्रेओनीन वहाँ नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कॉर्न को लोग लेते हैं तो कहते हैं वहाँ ट्रिप्टोफान नहीं मिलेगा। जैसे बीन्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं जो पल्सेस वाले कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें भी कहते हैं मिथ्योनिन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी पल्सेस जो है कंपैरेटिवली जो राइस और व्हीट वाला सीरीज है उसके कंपैरिजन में, यानी सीरियल्स के कंपैरिजन में पल्सेस जो है वो ज्यादा बेटर इनकम्प्लीट प्रोटीन माना जाता है। इनकम्प्लीट तो वो है ही क्योंकि 10 तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड मिल पाएगा अगर हम लोग प्लांट सोर्स से बात करें तो वो पल्सेस में मिलता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि दाल खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दाल नहीं खाना चाहिए, उससे आपके बॉडी का जो भी रिक्वायरमेंट है अमीनो एसिड के लिए वो मिलेगा। ये तो हो गई अमीनो एसिड से रिलेटेड बातें। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चाहे एंट्रेंस के लिए बात करें या फिर अभी 12th बोर्ड के लिए बात करें, मैंने शुरू में ही क्या कहा था कि जैसे एक मोती के माला को हम लोग कंसीडर करते हैं और ये बीड है आपका, तो बीड के बीच में जो लिंक होता है, यानी माला में जो मोती को एक साथ पिरो करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, वो क्या होता है? धागा, थ्रेड। तो अल्फा एमिनो एसिड को जब प्रोटीन का एक चेन बनता है तो वहां पर ये जो लिंकेज है, ये जो बॉन्ड है, ये क्या चीज है जो कि एक साथ अल्फा एमिनो एसिड को होल्ड करके रखता है, अब उसके लिए बात करेंगे। तो ये दो अल्फा एमिनो एसिड, नाम अब आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह साइड चेन में मैंने क्या लगाया है? H, तो ये क्या होना चाहिए? ग्लाइसिन। ये क्या होना चाहिए? क्योंकि CH3 लगा हुआ है साइड चेन में, तो इसको क्या होना चाहिए? एलानिन। तो ये हम डाइमर बना करके दिखाएंगे, ये पॉलीमर नहीं है, लेकिन सिर्फ डाइमर मतलब क्या? दो मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल भी अगर है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, तो दोनों के बीच में कनेक्शन होगा ना। ठीक वैसे ही फिर दूसरा और तीसरे के बीच में भी कनेक्शन होगा, फिर तीसरा और चौथे के बीच में भी कनेक्शन होगा। तो अगर दो के बीच में लिंकेज समझ में आ गया तो बाकी सब में लिंकेज भी समझ में आ जाएगा। तो होगा क्या कि ये एसिडिक, क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो जाहिर है ये इंड अभी रिएक्टेंट का काम करेगा, और ये अमीनो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो ये रिएजेंट का काम करेगा। ये ऑर्गेनिक के रिएक्शन में बताया। तो होगा क्या कि ये अपना H+ दिया, इस पे माइनस आ गया जब कंडेंसेशन होने लगेगा, क्योंकि जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है पोलर, वहां कंडेंसेशन ही पॉलीमराइजेशन होता है। तो इस पर माइनस हो गया और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो प्लस हो गया। ये पार्ट जो है वो रिमूव हो गया। जब ये पार्ट रिमूव हो गया तो क्या बन गया? वाटर बन करके हट गया, और इस तरफ जो बचा वो क्या था? वो था NH2। ठीक है, ये वाला H फिर किसी और के साथ जाएगा, फिलहाल हम डाइमर ही बना रहे, तो हम एक लिंकेज केवल समझा दे रहे कि लिंकेज बन कैसे रहा, लिंकेज का नाम क्या है। ये हो गया H, ये हो गया H। ये पार्ट जो था ये था पहले वाले अल्फा एमिनो एसिड यानी ग्लाइसिन का पार्ट, यहाँ प्लस चार्ज आ रहा था। ये दूसरा जो बच रहा है यहाँ से, ये बच रहा है NH, और फिर यहाँ पर CH3, देन H, और फिर ये COH। इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ रहा था? माइनस, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। ये प्लस माइनस मिल करके आपस में यहाँ पर क्या बना लिया? बॉन्ड। यही वो बॉन्ड है जो कि दो अमीनो एसिड को आपस में क्या करके रखा है? कनेक्ट करके रख रहा है। अगर वैसे देखें एज अ फंक्शनल ग्रुप, अगर इसको चेक करेंगे तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा ग्रुप है? ये अमाइड ग्रुप है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन का जो लिंकेज है वो अमाइड है, जिसको यहाँ पर हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और बहुत सिंपल है सारा लिंकेज का ध्यान रखना, क्योंकि इस बार पोर्शन में आपके पास है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट होता है तो वहां लिंकेज का नाम है फॉस्फोडाएस्टर। कार्बोहाइड्रेट में आप ग्लूकोज लेते हैं
तो वहां ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यहाँ प्रोटीन पी से स्टार्ट हो रहा है तो ये पेप्टाइड लिंकेज। तो लिंकेज का नाम इधर उधर चेंज होने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है, अगर अगर कम से कम एक बार भी ध्यान से पढ़ा जाए तो। ठीक है, ये हो गया पेप्टाइड लिंकेज। अब एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने कहा था कि ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, तो दोनों के बीच में कितना बॉन्ड होगा? एक बॉन्ड ये वाला, जैसे ये वाला, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है, ये चौथा, ये पांचवा। अभी ज्यादा नहीं बना रहे, 5 ही बना रहे, सिर्फ कुछ बताने के लिए। यानी अमीनो एसिड का नंबर यहाँ पर कितना है? 5। ठीक है, इसके बीच में जो लिंकेज होगा उसी का नाम है पेप्टाइड लिंकेज। तो वो कितना होगा? पेप्टाइड लिंकेज कितना बन रहा है? पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है 4, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होता है, इस वजह से ये चीज जानना जरूरी है। 4, ठीक है। क्वेश्चन होगा कभी कभी कि एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसी का नाम, ये जब अब आगे चला जाएगा तो क्योंकि इसमें बहुत सारा अमीनो एसिड है, मैंने पहले ही कहा कि प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अमीनो एसिड का, और अगर इंसुलिन को छोड़ दिया जाए, इंसुलिन एक ऐसा अमीनो एसिड है, सॉरी प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड होता है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्रोटीन में, पॉली का मतलब ही बताया था कि पॉली टर्म तो यूज ही तब होता है जब रिपीटिंग यूनिट मोर देन 50, और जब प्रोटीन के लिए बात करते हैं तो एक्चुअली नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इज मोर देन 100। ठीक है, सिर्फ एक इंसुलिन में 51 है, बाकी सारे जगह पर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड होता है। तो अमीनो एसिड अगर बहुत सारा है तो जाहिर है, अगर 100 है तो 99, यहाँ दिख रहा है कि एक पेप्टाइड लिंकेज का नंबर एक कम होता है, तो अगर 100 है तो 99, 200 है तो 199, उतना सारा पेप्टाइड लिंकेज होगा। इसीलिए ये जो प्रोटीन का एक लॉन्ग चेन बनता है, इसका एक नाम पॉली मतलब मेनी, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड है बहुत सारा, पॉलीपेप्टाइड चेन भी होता है। यानी प्रोटीन का जो लीनियर एक चेन बनता है ना, 1D वाला, उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें सपोज करिए आपके पास अमीनो एसिड का नंबर है x, कुछ भी देगा, 100, 200, 500, जो भी। What is the number of peptide linkage? तो कितना होना चाहिए बताइए? What should be the number of peptide linkage? Tell me. अगर अमीनो एसिड X है तो पेप्टाइड लिंकेज कितना होना चाहिए? अगर अमीनो एसिड यहाँ 5 था तो लिंकेज कितना है? 4 है, एक कम, क्योंकि दो के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, तो ये कितना हो जाना चाहिए? x-1। क्लियर? अब आगे बात करेंगे। जब मैंने कहा था कि जब हम लोग एक प्रोटीन को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो सिर्फ मैं यहाँ पर एक बार दिखाऊंगी कि चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते तो वाटर कैसे टूटता है? H+OH- में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये वाला बॉन्ड अगर देखेंगे कि यहाँ कौन सा बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन फिर से इसी सेंटर पे होगा। क्यों होगा? यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल बॉन्ड अगर आप तोड़ने जाएंगे, एसिड हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे ना, COOH। पहले तो डबल बॉन्ड टूटता नहीं, रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड टूटता है। H यहाँ से हटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर H है, OH हटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर OH भी है, तो ये एसिडिक ग्रुप को आप जाएंगे नहीं। ठीक वैसे ही बेसिक में आपके पास NH है तो H आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर H है। ये बताया है कि रिएजेंट के पास जो चीज होता है रिएक्टेंट वो कभी नहीं देता। तो फिर जब आप पोलैरिटी चेंज चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा पोलर, तब फिर नेक्स्ट क्या आता है? तो ऑर्डर विल बी ऑफ CN बॉन्ड, यही बॉन्ड फिर से टूटेगा। अगेन कार्बन पे प्लस आ जाएगा तो प्लस के पास ये OH माइनस जाता, तो फिर से यही बन जाता, और NH के पास माइनस है तो माइनस के पास H प्लस जाता, तो फिर से यही वाला चीज बन जाता। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ते हैं थ्रू हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास जो है वो हाइड्रोलिसिस के बाद अमीनो एसिड जो है वो सेपरेट होता है, ये अमीनो एसिड सेपरेट हो जाता है। कितना नंबर में? तो जितना आपके पास अमीनो एसिड था पहले से, ये अमीनो एसिड है, ठीक है, जितना नंबर आपने लिया था उतना आपको सेपरेट हो जाएगा। लेकिन वाटर कितना लगेगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कंप्लीटली अमीनो एसिड में ब्रेक करने के लिए वाटर कितना लगेगा? इसका नंबर कितना चाहिए? तो जवाब है, क्योंकि एक वाटर एक बॉन्ड को तोड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल भी उतना ही चाहिए होगा जितना मेरे पास पेप्टाइड लिंकेज है। यानी अगर अमीनो एसिड का नंबर है X, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज का नंबर हो जाएगा X-1, और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस will be also X-1।
अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो, यानी अगर आप सारे अमीनो एसिड को सेपरेट कर पा रहे हैं, तो यही प्रोसेस और यही नंबर आपको रिक्वायरमेंट होगा। होप सो पॉलीपेप्टाइड चेन सबको समझ में आया होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों कहते हैं प्रोटीन के वन डायमेंशन या लीनियर चेन को। क्यों? क्योंकि वहां पर अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज है और बहुत बार पेप्टाइड लिंकेज जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए चेन का नाम हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन। अमीनो एसिड को जो कनेक्ट करके रख रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेप्टाइड लिंकेज। अब बात करेंगे अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरे किसी भी प्रॉपर्टीज को जानने के पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि शायद बाकी प्रॉपर्टीज के पीछे का रीजन भी है, कॉज भी है, वो है अल्फा अमीनो एसिड में दोनों ग्रुप का होना। दोनों ग्रुप मतलब कौन कौन सा ग्रुप? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी एसिडिक ग्रुप, और दूसरा लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, अमीनो ग्रुप के ऊपर, तो वो बेसिक नेचर का होगा। तो ये दोनों के वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेवलप करता है अमीनो एसिड। जब हम लोग अमीनो एसिड के एक्वा सॉल्यूशन को लेते हैं तो होता ये है, जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से, कि एसिड वो है जो H+ देगा, और यहाँ पर एक ही अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर H+ भी है, तो ये H+ अपना लूज करेगा। और बेस वो है जो H+ को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस, तो ये H+ को जो है ये NH2 ग्रुप क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। अब इससे होगा क्या कि ये NH2 के पास अगर एक H+ चला गया तो ये ग्रुप चेंज हो गया किसमें? NH3+ में। ये हो गया C, ये RH जैसा था वैसे ही रह गया, और ये चेंज हो गया किसमें? CO- में। सवाल है इससे फर्क क्या पड़ गया? तो अब पहले और इसमें एक डिफरेंस जो समझ में आ रहा है वो ये कि पहले जो हम लोग अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल को दिखा रहे थे, अगर उसके एसिडिक बेसिक इंटरैक्शन को नहीं कंसीडर कर रहे थे, जो कि होगा ही अगर एसिड है और वहीं पर बेस है, तो हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन करके आपस में सॉल्ट बनाता है। लेकिन यहाँ पर एसिड को रिएक्शन करवाने के लिए बाहर से कोई बेस नहीं दिया, अपने ही मॉलिक्यूल का एसिड भी था और अपने ही मॉलिक्यूल का बेस भी था। तो जो रिएक्शन से ये बना, इसका एक नाम इंटरनल सॉल्ट भी है, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल कुछ भी डालना नहीं पड़ा, इसलिए इसको इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। लेकिन जब ये सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ तो ये जो दो पोलैरिटी आया, निगेटिव पोल और ये अमीनो पे पॉजिटिव पोल, ये दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर हम NaCl बात करें तो हम लोग NaCl पे चार्ज नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस है, और दोनों एकदम अगल बगल है, तो हम लोग चार्ज जो है वो खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव पोल के बीच में थोड़ा गैप है। तो अगर हम कहें कि ये पूरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, तो पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। सो ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। जो सॉल्ट बना, इंटरनल सॉल्ट, नेट इज न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं कहेंगे। लेकिन NaCl के दो पोल को हम दिखाते भी नहीं है, हम उसको आयन बोलते भी नहीं है, हम उसको NaCl मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जब हम आयन बोलते हैं, जैसे कार्बोनेट आयन, जैसे सोडियम आयन, आयन हम लोग उसको बोलते हैं जिस पर नेट चार्ज आपको दिखता है। यहाँ क्या हो रहा है, सिचुएशन दोनों के बीच का है, चार्ज दिख भी रहा है, पोलैरिटी है, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। आप इसको ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिया जैसे NaCl में हो रहा था, तो पोलैरिटी दिख भी रहा है। और नॉर्मल आयन से ये इसलिए अलग है क्योंकि नॉर्मल आयन में नेट चार्ज होता है, यहाँ पर नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो ये आयन का एक स्पेशल कैटेगरी हो गया, और इसको हम लोग नाम देते हैं ऐसे स्पेशल आयन को, जो कि आयन इसलिए है क्योंकि वहां दो पोल दिख रहा है, डाइपोल है वो, लेकिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो नेट चार्ज उस पर 0 है। तो ऐसे स्पेशल डाइपोलर आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपसे पूछा जाता है कि ज्विटर आयन किसको कहते हैं, डिफाइन ज्विटर आयन। सो ज्विटर आयन इज व्हाट? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोलर, क्योंकि दो पोल दिख रहा है, बट न्यूट्रल आयन, ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है। किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ज्विटर आयन सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड में बनता है? हम कहेंगे नहीं, ज्विटर आयन कहीं पर भी बन सकता है। आप ऑर्गेनिक में और भी कहीं जगह पर ज्विटर आयन पढ़ेंगे,
जब आप टर्म 2 के लिए करेंगे तो आप ड्यूटेरान पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास यहाँ कोई ग्रुप है, सपोज करो OH है या फिर कुछ भी NH2 ही ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, बेसिक है, और यहाँ पर जो है OH तो एसिडिक होता तो यहाँ कुछ बेसिक चाहिए था, और अगर ये बेसिक है तो यहाँ कुछ एसिडिक चाहिए, जैसे COH या SO3H कुछ भी, तो भी ड्यूटेरान बनेगा। ये एसिड है तो ये अपना H दे देगा और ये उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ फिर माइनस हो जाएगा। सो ड्यूटेरान के कॉन्सेप्ट में आपको ये समझना चाहिए कि जहां भी एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, उस दोनों के इंटरैक्शन से जो इंटरनल सॉल्ट बनता है उसका नेचर कैसा होता है। ओवरऑल तो वो न्यूट्रल होगा, नेट न्यूट्रल होगा, लेकिन दो पोलैरिटी वहां दिखेगी, तो वैसे स्पेशल आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरान। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है ड्यूटेरान से रिलेटेड, कि अगर हम लोग अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले लें तो जाहिर है एक्वस सॉल्यूशन में ड्यूटेरान फॉर्मेशन होगा, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब ये अमीनो एसिड है, चीजों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम दो इलेक्ट्रोड से जो है वो कनेक्ट कर दिए, और यहाँ अंदर क्या है मेरे पास है अमीनो एसिड, जो किस फॉर्म में रहा होगा, ड्यूटेरान के फॉर्म में। क्वेश्चन होता है कि अगर हम लोग इसके पीएच को थोड़ा एसिडिक करते हैं, यानी अगर हम एक्वस सॉल्यूशन तो लिए थे, इसमें हम थोड़ा सा एसिड डाल दें, एसिड मतलब एसिड वो होता है जो H+ देता है, तो अगर हम एसिडिक मीडियम डाल देते हैं, एसिडिक मीडियम कहने का मतलब एक बार फिर से पीएच का वैल्यू कितना होता है, <7, अगर आप एसिड डाल देंगे तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप H+ डालेंगे तो यहाँ आप चार्ज डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्वाइट नेचुरल है कि ये प्लस प्लस के पास तो नहीं जाएगा, इसके पास जाएगा, और जब यहाँ H+ चला गया तो क्या बन जाएगा, NH3+ CrH, और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये क्या बन गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेट इज नाउ पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते थे, कटायन, ठीक है। और क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो कटायन पॉजिटिव प्लेट से याद करिए, इलेक्ट्रोलिसिस तो अभी खैर टर्म 2 में होगा, और जो लोग एंट्रेंस वाले हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस अभी समझ में आएगा। पॉजिटिव प्लेट, यहाँ इसलिए एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक होता है पाओ NCCR, पाओ मतलब P फॉर पॉजिटिव और A फॉर एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, उसको कहते हैं कैथोड। ये ट्रिक अगर मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल सा चीज है यहाँ पर, कि ये क्योंकि एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव बन रहा है, कटायन मतलब ये खुद पॉजिटिव आयन बन रहा है, तो पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव प्लेट पर जाएगा, यानी नेगेटिव प्लेट मतलब किस पर जाएगा, कैथोड पर, इट मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। अब और आसान हो गया ना, C फॉर कटायन, C फॉर कैथोड, यानी एसिडिक मीडियम एकदम सिंपल है, एसिडिक मीडियम में H+ मिलता है तो ये पहले न्यूट्रल था, अभी आप एसिड डाल रहे हैं, H+ डाल रहे हैं, तो H+ में ये कैसा हो गया, कटायन, और कटायन किसके तरफ मूव होगा, कैथोड के तरफ, C फॉर कटायन, C फॉर कैथोड, तो चीजें याद रहेंगी आसानी से। ठीक वैसे ही अगर हम लोग इसमें एसिडिक के जगह पर बेसिक कोई चीज डाल देते हैं, ठीक है, अगर हम ये एक्वस सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ले जा रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हमको जानना है, लेकिन थोड़ा सा मीडियम को बेसिक बना दिया है। अब बेस किसको कहते हैं जी, बेस वो चीज है जो OH- देता है या H+ लेता है, फिर से ये यहाँ तो नहीं जाएगा इंटरैक्शन के लिए, माइनस है तो प्लस के तरफ जाएगा, तो इसका H+ ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ले लेगा, तो वहां क्या बच गया, NH2CHR, और ये क्या बन गया, CO-, मतलब कौन सा आयन, बहुत सिंपल है, ये पहले न्यूट्रल था, इसको अभी हम निगेटिव दे रहे हैं, OH- मतलब निगेटिव, तो नेट निगेटिव आयन बना, यानी अनायन बना, A फॉर अनायन, A फॉर एनोड, ये किसके तरफ जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। क्यों टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड जो है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव के तरफ हमेशा नेगेटिव जाता है, तो ये एक सिंपल सी चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है,
मैंने क्या कहा कि अमीनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इंटरनल सॉल्ट बना करके एग्जिस्ट करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, तो वो इंटरैक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा। देन आई सेड कि ज्यूटर आयन ओवरऑल न्यूट्रल होता है, लेकिन उसमें दो पोलैरिटी होता है, इसी वजह से उसका एक स्पेशल नेम हम लोग दे रहे हैं ज्यूटर आयन। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस देखें कि अगर मेरे पास अमीनो एसिड है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, और अगर उसमें थोड़ा एसिड डाल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो आपका ज्यूटर आयन है यानी जो अमीनो एसिड है, क्योंकि वो कटायनिक फॉर्म में रहेगा, तो वो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड के तरफ मूव करेगा। कैथोड इज नेगेटिव प्लेट। और अगर बेसिक मीडियम में डाला है तो वो एनायन बनाएगा, यानी वो मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। एनोड मतलब कौन सा प्लेट? एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अब एक चीज जो यहाँ से और समझ में आएगा वो ये कि एसिडिक पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच थोड़ा नीचे। बेसिक का मतलब क्या होता है? पीएच 7 के ऊपर जाए। तो एक पीएच पर वो मतलब ज्यूटर आयन या अमीनो एसिड पॉजिटिव आयन की तरफ बिहेव कर रहा है, यानी टुवर्ड्स कैथोड जा रहा है। एक पर वो टुवर्ड्स एनोड जा रहा है, यानी नेगेटिव आयन की तरफ बिहेव कर रहा है। तो इस दोनों के बीच में भी तो कोई पीएच होगा ना, जिसमें वो एज अ ज्यूटर आयन यानी न्यूट्रल आयन ही बिहेव करेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो पीएच जिस पर एक अमीनो एसिड न्यूट्रल आयन के जैसा बिहेव करता है, किसी प्लेट के तरफ माइग्रेशन नहीं शो करता है, हम लोग उस पीएच को कहते हैं आइसो। आइसो मतलब इक्वल, दोनों तरफ बराबर गया यानी कहीं नहीं गया। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, या तो पीएच बोलिए या फिर पॉइंट बोलिए। ये आइसो इलेक्ट्रिक पीएच या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होता है। ये अमीनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक है। ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड जनरली यानी जो पोलर कंपाउंड होता है वो पानी में ज्यादा डिसॉल्व होता है। मैंने क्या कहा था कि ये ज्यूटर आयन मैं इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अमीनो एसिड के सारे प्रॉपर्टी के लिए ज्यूटर आयन इज रिस्पॉन्सिबल। तो अब पहले बात करते हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टी, फिर ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर आते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये कि क्योंकि यहाँ पोलैरिटी आ रहा है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, जैसे ये एक अल्फा अमीनो एसिड है, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। तो हम लोग जानते हैं कि जहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल होगा उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट विल बी आयनिक अट्रैक्शन, कूलम्बिक अट्रैक्शन, जो कि केमिस्ट्री में जो केमिकल फोर्सेस है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स। और अगर ये फोर्स स्ट्रांग है तो जाहिर है जो मॉलिक्यूल होगा, हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। अगर फोर्स ज्यादा है तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा, यानी अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो काफी क्लोज पैक्ड होगा। तो इसीलिए नेचर जो बनेगा अमीनो एसिड का, अगर कोई पूछे कि अमीनो एसिड का नेचर कैसा होता है तो क्या बोलना चाहिए कि कैसा नेचर का वो होगा? क्रिस्टलाइन। जब भी वो क्रिस्टलाइन है तो जाहिर सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा क्या होगा? हाई होगा, इजिली वो मेल्ट नहीं करेगा। जब ही वो पोलर है, पोलैरिटी है, इसका मतलब है वो वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें इनसॉल्युबल होगा। अब इस बात को जरा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि वाटर में क्यों सॉल्युबल है? बिकॉज ऑफ पोलर नेचर। और यहाँ मैंने क्या कहा था कि आइसो इलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच है जिस पीएच पर अमीनो एसिड न्यूट्रल बिहेव करता है, वो कटायन या अनायन के जैसा बिहेव नहीं करता। तो इसीलिए जबकि आयन का बनना ही सॉलिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आयनिक हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे एक अमीनो एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करता है, इसीलिए ये वो पीएच है जिस पीएच पर अमीनो एसिड वाटर में सबसे कम सॉल्युबल होता है, लीस्ट सॉल्युबल। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच मेंटेन करके अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड है तो उसमें से एक अमीनो एसिड को सेपरेट कर पाते हैं। कैसे? वो अभी बात करते हैं।